अस्सलाम वालेकुम। ये क्यों बंद है? दुरूद शरीफ पढ़ना। कल मैंने एंड किया था उन 6 बेसिस को, फिर समेटा था ना। चलें, पास पेपर का सवाल कराता हूं। अच्छा, अगर ये कहा जाए कि वो जो स्टूडेंट जो पक्का लाजमी पास हो जाता है तो उसकी क्या क्वालिटीज हैं? तो क्या क्वालिटीज? बहुत सारी होंगी वैसे। क्या क्या है? रोज का रोज पढ़ता होगा, रोजाना लेक्चर भी अटेंड करता होगा, टाइम जाया नहीं करता होगा, टेस्ट देता होगा, बहुत सारे जो हैं वो क्वालिटीज होंगी। अच्छा, अगर अगर ये बताने वाला कि वो जो पक्के पक्के पहले टाइम में पास हो जाते हैं उनकी क्या क्वालिटीज है, वो सिर्फ एक ही क्वालिटी बताए, यानी बहुत सारी होंगी लेकिन बताने वाला कहे जी ये क्वालिटी है, तो वो एक क्यों बता रहा है? होंगी तो बहुत सारी, कि वो एक सबसे इंपॉर्टेंट होगी और वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि अगर वो क्वालिटी आ गई तो बाकी भी आनी शुरू हो जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह देता हूं कि वो बच्चे जो पक्के पास होते हैं ना, वो क्लास में रोजाना रेगुलर जागते हैं। अच्छा, जाग के सुनते हैं मतलब। अब अगर ये क्वालिटी आ गई तो फिर बात सुन रहे होंगे तो फिर लिख भी रहे होंगे, लिख रहे होंगे तो फिर होमवर्क भी करते होंगे, जब होमवर्क करते होंगे और टीचर टेस्ट का कहते हैं टेस्ट भी देते होंगे, तो फिर बाकी क्वालिटीज भी आनी शुरू हो जाएंगी। यानी सिर्फ ये काफी नहीं है कि जाग के सुन रहे होते हैं तो बस काफी है, ये हो गया तो बाकी भी होने लग जाएंगे। अबू दाऊद 4682, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिनों में, अच्छा मोमिन यानी ईमान वाला, मोमिनों में भी टॉप सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले वो हैं जो इखलाक में सबसे अच्छे हैं। मोमिनों में सबसे ज्यादा कामिल ईमान वाले वो हैं जो इखलाक में सबसे अच्छे हों। पास पेपर का सवाल करते हैं और आप मेरी बुक में खोल लीजिएगा, आखिरी सवाल होगा उस चैप्टर का। इस चैप्टर में आखिरी सवाल होगा। हाँ जी, स्प्रिंग 2008। अच्छा, वो इन्वेंट्री में ना वो जो एक सवाल मैंने छोड़ा था और कुछ अच्छे बच्चों ने ट्राई भी किया होगा, तो उस सवाल में ना ओवरहेड्स का नॉलेज भी टेस्ट हुआ था, इसलिए मैंने अवामुन नास को सवाल करने का कहा नहीं है। ओवरहेड्स वाले चैप्टर में खर्चे बांटना जब आप सीख लेंगे तो फिर वो सवाल हो सकेगा, तो इसलिए मैंने सबको कहा नहीं था वो सवाल करने को भी। आप आ जाइए जी, मेरी बुक के सवालों में क्वेश्चन 12 होगा, स्प्रिंग 2008 अटेम्प्ट का। हाँ जी, पहुंचे?
पार्ट ए मैंने अभी नहीं पढ़ाया, पार्ट बी पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूं। स्प्रिंग 2008 अटेम्प्ट का सवाल है, पार्ट बी, जिया टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। हाँ हाँ इंशाल्लाह, ये ठीक है इंशाल्लाह। नहीं नहीं पक्का इंशाल्लाह पक्का जरूर। रोटी होगी ना बस। हाँ जी पढ़ लिया, सवाल पढ़ लिया होगा। पढ़ लिया तो शुरू करूं ना? पढ़ लिया। अच्छा अभी एक वो कुछ बच्चे FR2 वाले भी बैठे हुए हैं। FR2 में भी की थी बात, लेकिन FR2 वाले जरा जीते हो चुके होते हैं तो वो नसीहतें कम लेते हैं। अभी आप बच्चे हैं नए नए, जो पढ़ने वाले होंगे वो बात सुन लेंगे, जो वैसे फनकार हैं वो तो वैसे ही फनकार हैं। तो पढ़ने वाले बच्चों को नसीहत कर रहा हूं। कॉस्ट है बहुत मुश्किल है ना, अभी तो शुरू हुआ है, आगे देखें, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी देखें आगे होता क्या है। तो नसीहत यह है कि दो नसीहतें इनफैक्ट, कि जब मैं एक चैप्टर जब तक चल रहा है तो आप उसके लेक्चर घर जाके पहले वो सब दोबारा पढ़ा करें। जो क्लास में मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे किया होता है वो खुद दोबारा सॉल्व किया करें।
और होमवर्क किया करें, क्योंकि होमवर्क अभी भी ऐसा ही कर रहा हूं, आगे भी एक सवाल से ज्यादा नहीं दिया करता मैं होमवर्क। फिर होमवर्क करें, फिर अगले दिन की क्लास में आने से पहले वो आपने शाम को जो पढ़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत तो ताजा होगा, लेकिन जब तीसरे दिन आने लगेंगे तो वो भूल गया होगा। तो आपने ना जब तक एक टॉपिक चल रहा है उसकी उस वक्त तक की क्यूमुलेटिव क्लासेस वो लेक्चर नोट्स रिवाइज किया करें। जैसे अगर ओवरहेड्स पढ़ाते पढ़ाते मैं 7वें लेक्चर पे होऊंगा, तो आप जब 7वां लेक्चर लेके घर जाएं तो 7 लेक्चर के रजिस्टर रिवाइज करें। ऐसा करते करते ना आपको दूसरे तीसरे दिन पुराने वाले अच्छी तरह याद हो गए होंगे, लेकिन जब तक चैप्टर चल रहा है उसको क्यूम्युलेटिव बेसिस पे आप लेक्चर रोजाना रिवाइज करें। ये करंट लेक्चर, करंट टॉपिक की नसीहत। कंप्लीट हो चुका, जो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और उसका टेस्ट तो तकरीबन सारे चैप्टर्स का ही रखना है मैंने, टेस्ट ही मौका है जब आप रिवीजन कर सकते हैं। तो जब एक चैप्टर खत्म हो गया उसके फिर से सारे लेक्चर नोट्स दोबारा नजरों से गुजारें, दिमाग में उनको याद भी करके जरा रील चलाएंगे क्या क्या चैप्टर में था। अगर टाइम हो, अगर जितने क्लास वर्क होमवर्क किए वो सारे दोबारा करें, नहीं कर सकते जितने कर सकते हैं वो लिख के करें, बाकी जबानी पढ़ के जबानी सोचें, फिर सोल्यूशन देखें। और जो मैंने होमवर्क क्लास वर्क में सवाल नहीं करवाए, वैसे तो मेजॉरिटी करा ही चुका हूंगा, लेकिन अगर कोई रह गए और उनका भी टाइम है तो वो भी जरूर करें। ये सारी तैयारी करके टेस्ट दें। तो टेस्ट ना ये पूरे चैप्टर की रिवीजन करके दिया करें तो फायदा है। तो ये 2 नसीहतें अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के लिए। बाकी जो जिंदगी शुगल में गुजार रहे हैं वो तो गुजार ही देंगे। और हाँ, वो मुझे बच्चे की शक्ल देख के याद आ गया, अभी जब पीआरसी का रिजल्ट आया था ना तो कुछ बच्चों का नहीं पास हुआ, तो वो जिनका नहीं पास हुआ ना तो वो शायद शर्मो शर्मी या वैसे ही हौसला नहीं पड़ रहा, वो पेपर ड्रॉप नहीं कर रहे, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या ठीक है, कर लें, लेकिन किसी से ना मशवरा करके चलिएगा। अब देखें मिसाल के तौर पे अगर आप में से कोई है जिसका पीआरसी पास नहीं हुआ, और पास भी क्या नहीं हुआ, इंटर टू काउंटिंग पास नहीं हुआ, तो वो FAR 1 भी रखे हुए होगा, कॉस्ट भी रखे हुए है। अब जरा दिन गिन के देख लें, अप्रैल तकरीबन खत्म, चलो 1 हफ्ता रहता है, मई में पेपर कब होगा, एंड पे ही होता है। तो अगर आपने उसकी तैयारी करनी होगी तो मई भी गया, और मैंने कॉस्ट की, मैंने पहले कहा था मई में एक्स्ट्रा क्लासें करनी है, पूरा मई मैंने कहा था। तो एक्स्ट्रा क्लासें करूंगा, हफ्ते में 4 दिन भी हो सकती हैं, 5 दिन भी हो सकती हैं, आपके सेहत को देखते हुए। हाँ मैंने कहा था ये। तो अब वो मई में कॉस्ट का लोड ज्यादा होगा, तो जिन्होंने कॉस्ट भी रखा हुआ है, FAR 1 भी रखा हुआ है, और उनका पीआरसी अभी रहता है, तो वो ये 1.5 महीना तो बेटे कैफ का और निकाल देंगे। या अगर वो ये सोच रहे होंगे कि अच्छा हम ये कॉस्ट और FAR 1 पढ़ लेते हैं, पीआरसी फिर चांस पे दे देंगे, फिर फेल हो गए तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए जिनका पीआरसी रहता है वो जज्बाती फैसला ना करना, किसी समझदार इंसान से मशवरा करके चलना। मजीद दिन गुजारेंगे ना तो फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। तो किसी से मशवरा कर लीजिएगा कि पेपर कौन सा कंटिन्यू करें कौन सा ना करें। ये जो पीआरसी जिनका रह गया उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा जी, वो तो भूल भी गए होंगे सवाल में जो पढ़ा था, चले थोड़ा बहुत याद है। सवाल करने का तरीका, जब भी कोई सवाल करना है तो सबसे पहले पूरा सवाल पढ़ना जरूर है, पूरा सवाल, एक एक लाइन, एक एक लफ्ज, इंक्लूडिंग रिक्वायरमेंट। एक बार सारा सवाल नजरों से गुजरे, इससे ये आइडिया हो जाता है कि सवाल किस टॉपिक का है। अभी तो हम पढ़ी ओवरहेड्स रहे तो ओवरहेड्स का ही होगा, फिर भी कैसे पता चल रहा है ओवरहेड्स का सवाल? हाँ जी, सारा डेटा ही इसी तरह का ही है। अच्छा, उसके बाद रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह तसल्ली करके समझ के, क्योंकि जब तक आप रिक्वायरमेंट को समझेंगे नहीं ना, आपसे सवाल प्लान नहीं होगा। अब रिक्वायरमेंट को समझते हैं, नहीं बल्कि रिक्वायरमेंट से पहले बताता हूं आपको। एक फैक्ट्री के एक डिपार्टमेंट, कोई कटिंग डिपार्टमेंट होगा, वहां पर सिर्फ कटिंग होती होगी, उसका डेटा दिया हुआ है, और उस डिपार्टमेंट में पहले 5 मशीनें मौजूद थी, और अब एक नई मशीन ले आए हैं, 6ठी मशीन, और उस 6ठी मशीन को खरीद के इंस्टॉल करके वर्किंग कंडीशन में लाके फरवरी 2008 आ जाएगा। और फिर पूरे 2008 में इससे कितना काम लेंगे, कितने खर्चे होंगे, ये सारी तफसील बताई हुई है। और ये लास्ट पैराग्राफ से ऊपर ऊपर ये सारे खर्चे उस नई 6ठी मशीन के बताए हैं या 6 की 6 मशीनों का बताया। और जिनको 6ठी और 5वीं और ये बात ही नहीं समझ आ रही, तो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि 5 मशीनें हैं अदर, और पहले पैराग्राफ में भी ये बात लिखी हुई है कि एग्जिस्टिंग 5 हैं और नई एक और मशीन ला रहे हैं। टू ऑगमेंट दी कैपेसिटी का मतलब है उनकी सपोर्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी 5 मशीनें जो काम कर रही थी, एक और मशीन लाके हम उनके काम को और बढ़ा देंगे, मदद मिल जाएगी। तो 6ठी मशीन है नई खरीदी, 5 मशीनें पहले हैं, तो अब 2008 में टोटल 6 मशीनें हो जाएंगी।
बाकी मैं एक एक पॉइंट जब सॉल्व करूंगा तो और समझाऊंगा। अभी मैंने बस एक सवाल की समरी बताई है, जितनी अंग्रेजी पढ़ी और जो मैंने कहानी बताई, थोड़ी बहुत बात समझ आ रही है अंग्रेजी पढ़ के? सही कह रहा हूं या गोलियां करा रहा हूं? यही बात समझ आ रही? ये जब 5 मशीनें होती थीं तो इस डिपार्टमेंट का, इस बिजनेस ने कोई OAR बनाया होगा। छठी मशीन आ जाने के बाद, अच्छा कल ना क्लास के बाद किसी बच्चे ने पूछा था, पता नहीं यहां पूछा था गुडबर्ग में पूछा था, मुझे याद नहीं है, कि अगर कोई महंगाई होने लग जाए तो फिर ये जो OAR बनाया हुआ है ये तो चेंज हो जाएगा ना। तो हां, बिजनेस ने फैसला करना है कि उन्होंने कितने कितने पीरियड के लिए OAR बनाना है। अगर हालात बहुत ज्यादा नहीं बदला करते तो वो साल साल का एक OAR बना सकते हैं, हर साल नया OAR निकाल लिया करेंगे। या अगर उस बिजनेस को लगता है कि नहीं क्वार्टर बहुत है तो हर क्वार्टर बाद नया OAR निकाल लिया करेंगे। स्टूडेंट का क्या मसला है? जो सवाल में कहा होगा वो करना है। तो सवाल में अगर साल का डाटा है और साल का OAR निकालना है तो स्टूडेंट ने साल के हिसाब से OAR निकालना है। लेकिन मैनेजमेंट की मर्जी है, उसने हालात देख के फैसला करना होता है कि OAR अगला रिवाइज कर लें या नहीं। 2007 तक 5 मशीनें थी, खर्चे 5 मशीनों के होते थे, टोटल मशीन आवर्स 5 मशीनों के होते थे, तो कोई ना कोई OAR निकाला हुआ था। अब 2008 में खर्चे भी बदल जाएंगे, नई मशीन आने से टोटल मशीन आवर्स भी चेंज हो जाएंगे। तो 2008 के लिए एक नया OAR निकालना चाहिए या पुराना चल जाएगा? ये है रिक्वायरमेंट। कैलकुलेट द रिवाइज्ड मशीन आर रेट इस डिपार्टमेंट के लिए 2008 के लिए। ये है रिक्वायरमेंट। रिवाइज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल तक 5 मशीनें होती थी, तो अब 2008 में मशीनें भी बढ़ जाएंगी, खर्चे भी बढ़ जाएंगे, तो नया रेट निकालना पड़ेगा, इसलिए वर्ड रिवाइज्ड है। और मशीन आर रेट कहने से क्या पता चल रहा है? मशीन आर रेट के बेसिस OAR की मशीन आ रहे हैं। तो नई मशीन आ जाने की वजह से 2008 में अब जो कुछ भी होगा 2008 को सामने रख के मशीन आर्स पे बेस करता हुआ OAR निकालना है। ये है रिक्वायर्ड। हाँ जी, अब इसको करते हैं सॉल्व। अब सवाल प्लान करते हैं। हमें 2008 का OAR निकालने के लिए 6 मशीनें हैं, क्या क्या चाहिए? फार्मूला न्यूमरेटर में क्या चाहिए? पूरे साल के टोटल बजटेड FOH चाहिए, और डिनोमिनेटर में 6 की 6 मशीनों के टोटल बजटेड मशीन आवर्स चाहिए। यह सवाल की प्लानिंग हो गई। अब इसको और डिटेल में जब जाएंगे, जब इस प्लान के साथ सवाल दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नजर आ रहा है कि खर्चे सिर्फ छठी मशीन के दिए हुए हैं। तो हमें सिर्फ छठी मशीन के खर्चे चाहिए या सब के? तो चलो जो छठी मशीन के दिए हैं वो तो लिखते हैं, बाकी 5 का देखते हैं, शायद को और हिंट मिल जाए। तो मैं सवाल को तरतीब से चला रहा हूं, और प्लान ये है कि हमने टोटल बजटेड FOH निकालने हैं। जब एक बार टोटल बजटेड FOH निकल आएंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे टोटल बजटेड मशीन आवर से और सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बजटेड FOH के लिए चाहिए तो थे 2008 के सारे, लेकिन अभी हैं सिर्फ नई मशीन के। तो चले नई मशीन के तो लिखे ना। पहले पैराग्राफ से शुरू करते हैं। नई मशीन के कौन कौन से ओवरहेड? ओवरहेड्स क्या होते हैं? फैक्ट्री के सारे खर्चे सिवाय डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो अब पहले पैराग्राफ से शुरू कर दें, जहां जहां FOH मिलते जाएगा लिखते जाएंगे। चलें जी, पहला पैराग्राफ। क्या FOH नजर आ रहा है? कोई भी नहीं? पक्की बात? डेप्रीसिएशन नजर आ रही है? कहां नजर आ रही है? कॉस्ट है, लाइफ है, RV है, और स्ट्रेट लाइन मेथड है। और इसी के साथ अगले पैराग्राफ का पहला सेंटेंस भी देख लें। अवेलेबल कब होगी मशीन? 1 फेब को। तो 11 महीने की डेप्शन आएगी। तो एक हो गई डेप्रीसिएशन। कॉस्ट, कॉस्ट कितनी? 1.3 मिलियन। RV 1 लाख। लाइफ 10, लेकिन हमें चाहिए 11 महीने। 110।
डेप्रिसिएशन पहले पैराग्राफ में डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ नहीं है, दूसरे पैराग्राफ में कोई ओवरहेड नहीं है। चलें पॉइंट्स में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल ओवरहेड है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये मैं आपको अभी भी समझाऊंगा, फिर इसके बारे में एक अल्टरनेटिव बता के होमवर्क के सवाल में भी आएगा, फिर जब मंडे को होमवर्क का सवाल डिस्कस करूंगा तो ये बात फिर से डिस्कस हो जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये मल्टीपल टाइम डिस्कस होगा। पर मेरी इन बातों में एक बात छुपी हुई थी कि आज का एक सवाल होमवर्क दूंगा, है करना है होमवर्क। पॉइंट नंबर 1, जब ये मशीन चलेगी तो बिजली इस्तेमाल होगी, और बिजली इस्तेमाल होगी तो कितनी इस्तेमाल होगी? मशीन 1 घंटा चलेगी तो 10 यूनिट्स बनाएगी प्रोडक्ट के, है ना? प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स बनाएगी, हैं? यस सर। ये इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स हैं, ये बिजली के यूनिट्स हैं। मशीन 1 घंटा चलेगी तो बिजली के 10 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन विल बी 10 यूनिट्स पर आवर। बिजली के 10 यूनिट्स, बिजली के यूनिट्स होते हैं ना, जो बिल आता है तो 10 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, और 1 यूनिट का बिल 8.5 है। पॉइंट 1 की अंग्रेजी पढ़ के देख लें, और अगर कोई इख्तलाफ है तो बताएं। पॉइंट 1 की अंग्रेजी, हाँ जी, दूसरे मल्ले वाले बच्चे, पॉइंट 1 की अंग्रेजी। अब इस पॉइंट 1 से पहले दूसरे पैराग्राफ पे आता हूं। पूरे साल में इस मशीन का चलना 2600 घंटे होगा, और ये जो 2600 घंटे हैं इनमें से 120 और 80 यानी 200 घंटे इनको मैंने अलग कर दिया, और बाकी 2400 को अलग कर दिया। अब ये 80 और 120 क्या हैं? 120 घंटे किस चीज के हैं? मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस के घंटे हैं, ये क्या बात है? नहीं सॉरी, एक जुमला पहले, एक डायलॉग और बोलना था। इट इज बजटेड दैट मशीन विल वर्क फॉर 2600 आवर्स। क्या मतलब है? 2600 घंटे चलेगी, तो ये 2600 घंटे मशीन बंद नहीं है, चल रही है। चलें अब 120 घंटे क्या है? मेंटेनेंस। तो मशीन चल क्यों रही है? हाँ जी, हाँ, चला के भी सफाई हो रही होगी। और खास तौर पे ये मोटरसाइकिल वाले लड़के, खास तौर पे मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग कराने जाएं अगर, तो एक तकलीफ दे काम होता है वहां। तकलीफ दे काम ये होता है कि वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और उसका ना वो पेट्रोल एडजस्ट कर रहा होता है। फिर पहले वो पेट्रोल अलग से निकाल के उसको ब्रश से साफ भी करना होता है वो चीज़ों को, तो पेट्रोल निकाला, फिर उसके बाद वो पेट्रोल की टाइमिंग एडजस्ट करेगा तो मोटरसाइकिल स्टार्ट रखेगा। अच्छा, स्टार्ट करके वो कभी दोस्तों से गप्पे में मारना शुरू हो जाएगा। अब वो क्या हो रहा है? बीच में पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, और रेसें दे दे के पेट्रोल चेक भी कर रहा है। तो उस सारी सर्विस के दौरान चक्कर भी लगाने चला जाएगा, बैलेंस चेक करना है उसने टायरों का, या क्लच चेक करना है। तो अब वो जो उस दौरान मोटरसाइकिल चल रही है तो क्या हो रहा है? पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। मेंटेनेंस के दौरान भी पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 120 घंटे वो हैं जो पूरे साल में मशीन चल रही होगी मेंटेनेंस के दौरान, ये वो 120 घंटे हैं। 80 घंटे क्या है? सेटिंग अप। ये क्या चीज है? जो मशीन को शुरू में सेटअप, अच्छा, मशीन को खरीद के लाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, उस दौरान टेस्टिंग करते हुए 80 घंटे लगेंगे? नहीं, तो वो तो मेंटेनेंस में होगा 120 घंटे। अच्छा चलें, सारे मतलब बताता हूं। किसी बच्चे को हो सकता है ये लगे कि जब मशीन खरीद के इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे तो उसमें सेटअप करते करते 80 घंटे लग जाएंगे। तो ये तो हो गया होगा ना, 1 फरवरी से आगे बढ़ना है। अब जब कहा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे, तो ये 1 फेब के बाद की बात है या उससे पहले की बात? तो इंस्टॉल हो गई, अब आगे चलें। अब ये 80 घंटे कौन से हैं? अगर मेंटेनेंस के दौरान चलाने तो वो तो मेंटेनेंस के घंटे हैं। कब शुरू होने के लिए? प्रोडक्शन की टेस्टिंग के लिए। अच्छा चलें, ठीक है, ये भी समझाता हूं। 24 घंटे मशीन चलती रहेगी? नहीं, बंद भी करते होंगे, छुट्टी करते होंगे, मशीन बंद हो जाती होगी। अब रोजाना सुबह जब फैक्ट्री में काम शुरू होना है, मशीन ऑन करनी है, कभी कपड़े इस्त्री किए हों तो इस्त्री ऑन करते ही कपड़े इस्त्री करने शुरू कर दें? नहीं। अब वो जो इस्त्री गर्म होगी तो उस दौरान बिजली नहीं इस्तेमाल होगी, हो रही है, तो अभी वो मशीन सेटअप हो रही है। तो रोजाना मशीन बंद होगी, फिर दोबारा खोलेंगे, तो शुरू में कुछ टाइम लग जाया करेगा, तो उस दौरान भी बिजली इस्तेमाल हो रही होगी। ये वो सेटिंग अप वाले घंटे।
इन शॉर्ट ये 200 घंटे वो हैं जिसमें मशीन तो चल रही होगी लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी। चलें अब वापस आते हैं पॉइंट 1 पे। इस पॉइंट 1 में जो अंग्रेजी लिखी है ना, उस अंग्रेजी की वजह से एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, और वो अजम्पशन एक भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है। जो दोनों में से कोई भी अजम्पशन ले लेगा उसको सही माना जाएगा। अंग्रेजी लिखी हुई है कि बिजली इस्तेमाल होगी, 1 घंटा मशीन चलेगी तो कितने यूनिट्स? 10 ड्यूरिंग प्रोडक्शन। यानी जब मशीन से प्रोडक्शन, मशीन करती क्या है? कटिंग करती है ना। तो जब कपड़े की कटिंग हो रही होगी मतलब प्रोडक्शन हो रही है, तो जब प्रोडक्शन हो रही होगी उस दौरान बिजली इस्तेमाल होना कहा है 10 यूनिट्स, 2400। तो क्या इन 200 घंटों में बिजली इस्तेमाल नहीं होगी? होगी। कितनी बिजली इस्तेमाल होगी? नहीं बताया, नहीं बताया। अब इसमें 2 असम्पशन हो सकती हैं। कहां बताइए, कहां बताइए? अरे वो तो वैसे 25,000 पर मंथ मेंटेनेंस है, वो तो कोई फ्यूल वगैरह चेंज हो सकता है। हां जी, बिजली का इस्तेमाल होना जो लिखा हुआ है 10 यूनिट्स पर आवर, वो 2400 के 2600? 2400। इन 200 घंटों में बिजली इस्तेमाल होगी या नहीं होगी? नहीं बताई कितनी। अब 2 असम्पशंस हैं। एक असम्पशन ये है कि मशीन चाहे खाली चल रही है चाहे कटिंग कर रही है, मशीन तो चली रही है ना, तो कितनी बिजली इस्तेमाल होगी? उतनी ही। तो बिजली इस्तेमाल अगर उतनी ही होगी तो टोटल खर्चा 2400 घंटों का आएगा कि 2600 का? 2600 का। एक ये असम्पशन है। और आईकैप ने जब ये शुरू में ये सवाल पूछा था, उस वक्त तो खैर सोल्यूशन नहीं आते थे, लेकिन फिर 2018-19 में ना आईकैप ने अपनी किताबें लॉन्च की, उनमें इस सवाल को डाला और उस सवाल का जो सोल्यूशन बनाया वो इसी असम्पशन पे बनाया, जो मेरा भी वही ख्याल है कि उन 200 घंटों में भी उतनी ही बिजली लगेगी। मैं भी इसी असम्पशन का कायल हूं, मैंने अपनी बुक में इसी असम्पशन पे सॉल्व किया हुआ है। लेकिन एक दूसरी असम्पशन ये हो सकती है कि इन 200 घंटों में कितनी बिजली इस्तेमाल होगी नहीं बताया, तो इन 200 घंटों की फिर बिजली हम नहीं कैलकुलेट कर रहे। चूंकि पता ही नहीं कि इन 200 घंटों में कितनी बिजली इस्तेमाल होगी, तो फिर इन 200 घंटों की बिजली कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ 2400 की करने लगे। ये भी चल जाएगी असम्पशन। तो अगर आपको 2600 ठीक लगे तो 2600 की कर लें, 2400 लगे तो 2400 की कर लें, लेकिन असम्पशन जरूर लिखनी चाहिए। मुझे ज्यादा बेहतर 2400 लगता है, 2600 सॉरी। तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ जाएगी 2600 के 2600 घंटे, हर घंटे में 8.5, दोबारा 2600 घंटे चल रहा है मशीन ने, 1 घंटा चलेगी तो 10 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे और 1 यूनिट 8.5 रुपए का बिल देगा। 2,21,000। और इसके साथ को पेज के आखिर में ये नोट दे देना चाहिए कि इट इज अज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी will be used in non-productive hours at same rate. हाँ जी, पॉइंट 1 ओके। पॉइंट नंबर 2, मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ करेगा हर महीने 25,000, तो 11 महीनों का 25,000 रुपए इंटू, अच्छा वैसे तो सबको ही पता होगा लेकिन
को बहुत मासूम बच्चे भी हो सकते हैं, बस ऐसी तसल्ली के लिए पूछ रहा हूं, 11 या 11/12? पक्की बात है? तो ये 11/12 क्यों कहते? चल सही। 27500। पॉइंट नंबर 3, हर महीने कोई पार्ट्स को फिल्टर वगैरह भी चेंज हो रहे हुआ करेंगे, तो 10,000 रुपए उनका भी खर्चा होगा, वो भी मंथली है। दस हजार। अच्छा, हो सकता है किसी के ध्यान में ये सवाल आया हो कि ये जो फिल्टर वगैरह चेंज होना है ये भी तो मेंटेनेंस ही है, तो फिर वो जो ऊपर मेंटेनेंस है वो क्या है और ये क्या है? तो अलग होगा तभी अलग ही दिया हुआ है ना, तो कोई अलग चीज ही होगी, तो ये दोनों अलग अलग ही हैं। नहीं नहीं, कैपिटलाइज नहीं हो रहा। हाय हाय, ये पार्ट रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये मशीन की कॉस्ट में ऐड करना है। भाई मशीन की कॉस्ट में ऐड करना होता तो फिर एफओएच में क्यों आ रहा है? ये छोटे मोटे खर्चे हैं, ये हर महीने को फिल्टर चेंज हो रहा है। कितना आ गया? 110। पॉइंट नंबर 4, मशीन की ऑपरेटर है, उसकी तनख्वाह है। कितनी है जी? 9,000 पर मंथ है। 99,000। क्या? नहीं, प्रोडक्शन के दौरान की है या नहीं है, कौन सी पर आ रहा है? 9,000 पर मंथ है बस, जो मुलाजिम रखा हुआ है उसको महीने का 9,000 दे रहे हैं बस। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्या वो इस डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं है? मशीन का ऑपरेटर है, उसकी तनख्वाह है, तो इस डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं है। ये डायरेक्ट मटीरियल है, ये डायरेक्ट लेबर है, तो एफओएच है। एतराज क्या है? अरे वो तो था कि एक प्लांट इंस्टॉल करना था, फैक्ट्री के सारे खर्चे होते हैं एफओएच, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, जिनको FAR 1 ज्यादा लड़गी दिमाग में, ये हम कॉस्ट ऑफ प्लांट नहीं निकाल रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ प्लांट नहीं निकल रहा है, ठीक है? ये कॉस्ट ऑफ प्लांट नहीं है। मशीन वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी 1 फेब को, अब उसके बाद पूरे 11 महीने में फैक्ट्री में ये खर्चे होंगे, तो ये फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस हैं, उनको हम एफओएच कह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो ये सारे एफओएच हैं इस डिपार्टमेंट के, ये एफओएच हैं। पॉइंट 5 सॉरी जी। इस नई मशीन के आने के बाद कुछ और भी ओवरहेड्स हैं जो 5,000 पर मंथ छठी मशीन के ही और एक्स्ट्रा होंगे, तो अदर ओवरहेड्स कह देता हूं। 5,000 है मंथली, तो ये हो गए 55,000। और चले, ये छठी मशीन के पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक और पहले पैराग्राफ में डेप्रिसिएशन, ये हो गए छठी मशीन के खर्चे। हमें यहां पर सिर्फ छठी मशीन का OAR निकालना है, पूरे डिपार्टमेंट का तो सारे खर्चे लिखने हैं ना। अभी क्या मसला है, अभी सिर्फ छठी मशीन के लिखे हैं, हम अगर बाकी 5 मशीनों के भी पता हो तो वो भी इस लिस्ट में लिखेंगे ना, है ना? नहीं पता, लास्ट पैराग्राफ में है कोई कहानी, वो मैं बाद में समझाता हूं, बस अभी इसको इतना कह देता हूं कि अभी हमने नई मशीन के ओवरहेड्स लिखे, लिस्ट बनाई, क्योंकि सब अलग अलग नाम दिए हुए थे, निकाल के दिखाऊंगा। अभी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एग्जिस्टिंग मशीन्स के भी हमें अगर एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स पता चल जाएं तो वो भी यहां लिख के ऐड कर लेंगे सारे। ये लिखता हूं मैं अभी। अब इन सबको जब ऐड और ये 5 मशीनों के ओवरहेड्स भी आ जाएंगे तो ये सारे बन जाएंगे 2008 के टोटल बजटेड एफओएच। डिनोमिनेटर क्या चाहिए? टोटल बजटेड मशीन आवर्स। छठी मशीन के ये सब के, तो जो न्यू मशीन है उसके अलग बताए हुए हैं और बाकियों के अलग बताए हुए हैं।
जब यहां पर आर्स लिख देंगे तो ओ आर कैसे निकलेगा, ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये आ जाएगा ओ आर, आ जाएगा। अब इस सवाल पे मैं आता हूं थोड़ी देर तक, उससे पहले ना एक बात समझ लें, वापस आऊंगा इस पे। जो इसको नोट कर रहे हैं पहले कर लें, क्योंकि फिर वो बात नहीं सुन रहे होंगे, नोट करने लग जाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको एक बात समझाता हूं, फिर इस सवाल पे वापस आऊंगा। जी नहीं नहीं, इस तरह से नहीं है। अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने, हो सकता है ये किसी को मसला ये लगे। इस बिल्डिंग में कुछ सफाई वाला स्टाफ रखा हुआ था, उसको महीने की तनख्वाह देते थे। अब इस बिल्डिंग में एक नया क्लासरूम बन गया, इस नए क्लासरूम के बनने से सफाई का खर्चा बढ़ जाएगा। चलें हम कहते हैं जी कि 5,000 पर मंथ बढ़ जाएगा। तो इस जुमले का मतलब है कि पहले अगर 40,000 होता था तो अब 45,000 होगा, ये मतलब है। या ये मतलब है कि पहले 40 था तो वो बढ़ के पहले 45 होगा, फिर अगले महीने 50, फिर 55, फिर 60, यानी 5,000 हर महीने बढ़ता जाएगा। एक कमरा ऐड हो गया तो टोटल खर्चा बढ़ गया। तो एक नई मशीन ऐड हो जाने से उस डिपार्टमेंट के खर्चों में मंथली 5,000 का इजाफा हो गया। ये मतलब नहीं है कि एक महीने में 5,000 का इजाफा, अगले में फिर 10 का इजाफा, फिर 15। कोई सेंस बनती नहीं ना, क्योंकि एक मशीन ऐड हो रही है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि 5, 10, 15, तो ये इसका मतलब है कि टोटल खर्चे महीने के जितने होते थे उनमें बस मंथली 5,000 का इजाफा हो रहा है। तो वो यहां लिख लिया, ये नोटेड। चलें अब एक बात समझें जरा, फिर मैं उसको सवाल से रिलेट करता हूं। अगर एक फैमिली का जो हाउस होल्ड खर्चा है, जो महीने का खर्चा है, वो है 1 लाख रुपए, और उस फैमिली में मेंबर्स हैं 5। अब ये जो 5 मेंबर हैं, अम्मा अब्बा बच्चे बूढ़े जवान, इन 5 में से जो अर्निंग करने वाले हैं वो 2 लोग हैं, जो अर्नर हैं वो 2 हैं, कमा के 2 लोग लाते हैं। है खर्चा 5 लोगों का, 1 लाख रुपए खर्चा है। अगर वैसे एवरेज बात करें तो पर बंदा खर्चा 20,000। अब अब्बा जी ने ये 2 बेटों की ड्यूटी लगानी है कि भी कमा के लाओ, खर्चा चलाना है। तो वो पर बेटा कितने पैसे कमा के लाए, कैसे निकाला 50,000? 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 1 लाख खर्चा है ये 2 लोगों का, 5 का है, डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कमा, तो ये जानना क्यों जरूरी था कि पर कमाने वाला बंदा इतना खर्चा, क्योंकि कमा के उसने लाना है खर्चा 5 लोगों का, लेकिन डिवाइड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि कमा के 2 लोगों ने लाना है, तो उनको बताना पड़ेगा कि पर बंदा कितने कमा के लाए। अब होगा क्या कि इन 2 लोगों का वैसे अपना खर्चा कितना था, 20,000 डायरेक्ट, लेकिन बाकी तीनों का खर्चा भी इन्होंने एब्जॉर्ब करना है, तो वो खर्चा एब्जॉर्ब होने की वजह से 50 बन गया। एब्जॉर्ब इनका अपना खर्चा था, लेकिन बाकी अम्मा अब्बा और कोई छोटा बहन भाई होगा
उसका खर्चा भी इन्होंने ही एब्जॉर्ब करना है। तो खर्चा सबका लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ कमाने वाले, खर्चा सबका लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ कमाने वाले। फैक्ट्री के सारे खर्चे सारे हैं लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ कमाने वाले, जिन्होंने कमा कर देना है। तो यहां पर हम डिनोमिनेटर में आर्स कौन से लिए मशीन के, जिन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन करके देनी है, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में सिर्फ प्रोडक्टिव आर्स लेंगे। नई मशीन के प्रोडक्टिव आर्स कितने, 2600 में से 200 निकाल दें, और पुरानी मशीनों के 12500 में से 900 निकाल दें। 2400 और 11600, 14,000। इसीलिए इसका जो आंसर आएगा उसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं, कि ये वो रेट है जिससे ये सारे खर्चे एब्जॉर्ब हो जाएंगे कमाने वालों में। तो ये मशीन चूंकि कमा के दे रही है आर्स में, तो इसलिए पर कमाने वाला आर, तो खर्चे सारे डिवाइडेड बाय आर्स सिर्फ प्रोडक्टिव वाले है जी। 200 माइनस क्यों किया है, ये वाली बात समझ आई कि नहीं? ये एक रेट निकालना जरूरी था ताकि पता चले कमा के क्यों लाना है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट एक यूनिट, मटेरियल लेबर लग रहा है वो तो उसका अपना है, लेकिन फैक्ट्री के सारे खर्चे भी उन्हीं में क्यों बांटे जाएं, प्रोडक्ट में ही क्यों बांट दें फैक्ट्री के सारे खर्चे भी, क्योंकि कमा के लाएंगे तो खर्चे चलाने हैं ना, तो सारे खर्चों को प्रोडक्ट में ही एब्जॉर्ब करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, जिन्होंने कमा के देना है। तो मशीन चलेगी तो कमा के देगी, तो डिवाइडेड बाय कौन से आवर्स, जिसमें उसने प्रोडक्शन करनी है। तो 2600 में से 200 घंटे तो प्रोडक्शन ही नहीं है, प्रोडक्टिव आवर्स निकाल लिए। इसी तरह आखिरी पैराग्राफ लिखा हुआ है क्या, 14,600, ये तो 14,600, 14,000। हाँ जी, ये प्रोडक्टिव आवर्स वाली बात सारे। चलें जी, अब जरा आखिरी और थोड़ी सी गहरी बात। आपको लास्ट पैराग्राफ में जो पांचों मशीनों के पहले खर्चे हुआ करते थे उनका कोई पहेली बताई हुई है। ये सब क्या था, 2008 में जो नई मशीन के खर्चे होंगे, तो जो पहले हुआ करते हैं हर साल वो भी होंगे 2008 में, वो कितने हैं उनकी कोई लिस्ट नहीं बताई हुई, लेकिन लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि उनका रेट 390 पर आ रहा है। तो 390 390 इंटू, हाँ जी, इंटू 11,600 या 12,500, 12,500। बारह पांच सौ, अच्छा 12,500 क्यों? हाँ, इसलिए 12,500 ना, नहीं, यहां मैं 12,500 लिखूं तो इसलिए लिखूं क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ कमाने वाले हैं, लेकिन खर्चा तो सबका ही है, तो इसलिए 12,500। अच्छा 11,600 क्यों? अच्छा चलें, अगर प्रोडक्टिव आवर वाली वर्ड को इग्नोर करें फिर बताएं। ग्यारह 600। यहीं से बताता हूं, ये मिसाल समझ आई। अगर आपको 50,000 बताया हो तो 1 लाख तक कैसे पहुंचे, मल्टीप्लाई बाय 2 के 5 2। जब आप 50,000 को इंटू 2 करेंगे तो ये क्या सिर्फ 2 लोगों के खर्चे निकले, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई तो 2 से किया। हाँ जी, ये 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 लोगों का खर्चा आ गया या सिर्फ 2 का? 5 का। मल्टीप्लाई तो 2 से किया। देखें, अगर हम खर्चे कैलकुलेट कर रहे होते ना और कुछ इस तरह से होते कि दवाई का खर्चा पर बंदा 200 रुपए, तो फिर 200 इंटू 5 करते,
फलाना खर्चा पर बंदा इतना, यानी हर खर्चा नेचर के हिसाब से अलग अलग लिस्ट डाउन हो रहा होता। बिजली का खर्चा इतना, मोबाइल का खर्चा इतना, कपड़ों का खर्चा इतना, ट्रैवलिंग का खर्चा इतना, फिर तो वो हर बंदे का कैलकुलेट हो रहा होता। जैसे बिजली का खर्चा, तो जितने घंटे मशीन चलेगी बिजली का खर्चा होगा। यहां पर हम खर्चे कैलकुलेट कर रहे थे, जो जो खर्चे बताए हुए थे, तो हम पूरे पूरे काम के ही खर्चे कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहां पर ना हम ऐसे खर्चे कैलकुलेट नहीं कर रहे, खर्चे रिवर्स वर्किंग करके पहुंच रहे हैं। जब ये 390 निकला होगा तो कैसे निकला होगा? पांचों मशीनों के टोटल एफओएच लिए होंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स किया होगा, तो आंसर 390 आया था। अब ये जो खर्चे थे ये पूरी पांचों मशीनों के टोटल खर्चे थे, लेकिन बांटा सिर्फ प्रोडक्टिव पे था। अब आपसे सवाल वाले ने पहली ये पूछी, ये नहीं बताया, तो अब हम ये रिवर्स करके यहां तक पहुंच रहे होंगे। इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं होगा कि 11,600 घंटों के खर्चे लिख रहे हैं। इससे मल्टीप्लाई करने का मकसद सिर्फ इस फार्मूले को रिवर्स चलाना होगा, क्योंकि उसने आपको पुराना ओएआर बताया है। पिछला ओएआर 390 था, वर्ड ओएआर नहीं लिखा, लेकिन 390 पिछला ओएआर बताया हुआ है, यानी इस फार्मूले का रिजल्ट बताया हुआ है। तो इस फार्मूले का आंसर इस तरह निकला होगा। तो अब हम रिवर्स चल के यहां तक पहुंचेंगे, तो 390 मल्टीप्लाई बाय 11,600 करेंगे। 4524 5394 000 385.29 पर आवर 23 के 29। अच्छा, ये जो OAR कल हेडिंग दी थी ना, OAR, इसके साथ एक और नाम लिख लें, इसको ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। ज्यादा मशहूर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ही है। जब मैंने कल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बड़ी हेडिंग दी है, तो इसको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट तो कहते ही हैं, ओवरहेड रिकवरी रेट भी कहते हैं। OAR का एक और नाम ओवरहेड रिकवरी रेट भी है। अच्छा, इतना कुछ तो पढ़ाया नहीं जितने पेजेस पलट लिए आपने, कल तो बताया ये। चलें, अगर नई नाम मिल रहा तो आज लिख लें, आज वाले पेज पे लिख लें। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को ओवरहेड्स रिकवरी रेट भी कहते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का एक नाम ओवरहेड रिकवरी रेट भी है। इसलिए इस सवाल का लास्ट पैराग्राफ, प्रेजेंटली द कटिंग डिपार्टमेंट इज चार्जिंग ₹390 पर प्रोडक्टिव आवर फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट, यानी इस शेयर में शायर ये कहना चाह रहा है कि जो 390 हैं ये OAR है। अच्छा, अब है तो होमवर्क, लेकिन उसमें एक दो नसीहतें कर दूं। तो आप आइए सवाल स्प्रिंग नहीं, ऑटम 22, ये ऊपर आए तो क्वेश्चन 2 होगा इस चैप्टर में, क्वेश्चन 2। वीनस लिमिटेड, अच्छा इसका पार्ट ए देखें। अब ये ना रट्टे वाली चीजें नहीं है, ये बस कॉन्सेप्चुअल चीज है। पार्ट ए, एक तो कह रहे हैं जी दो, उन 6 में से कोई 2 मिसालें बता दें, तो फिर बता दें। और फिर ये कह रहे हैं कि ये भी बता दें ब्रीफली कि कंपनी कैसे फैसला करती होगी। अब इसमें रट्टे वाली नहीं कही होगी बात, ये इन्होंने ना फैसला ये करना होता है, जैसे मैंने शायद कल मिसाल दी थी इस क्लास में। अगर कॉलेज ने ये जानना है कि एसी का, बिजली का खर्चा उनको कितना पड़ रहा है और उसको वो कोई रेट की शक्ल में निकालना चाहें, तो ज्यादा बेहतर पर स्टूडेंट है कि पर आर? पर आर। इस कमरे में एसी का खर्चा किससे ज्यादा बेहतर रिलेट कर रहा है? आर से ना। तो ये बिजनेस ने अपनी एक्टिविटीज की नेचर के हिसाब से फैसला करना है कि ओवरहेड्स
किस बेस से ज्यादा अच्छे रिलेटेड है, तो उसके हिसाब से बिजनेस फैसला करता है। अच्छा, पार्ट बी पे आते हैं। अब इस पार्ट बी को अगर आप तफसील से ना भी पढ़ें तो सिर्फ नजर भर के देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी जैसा ही सवाल है, बिल्कुल उसी की कॉपी है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी बनाया हुआ है इसको। वो आप करेंगे तो ही उस ट्रिक को देखेंगे। अभी मैं आपको जो बस एक बात बताना चाह रहा हूं, वो अगले पेज के टॉप पे, यानी टेबल के नीचे वाला पैराग्राफ, बल्कि क्या बीच बीच में से पढ़ना है, सवाल पढ़ लें जरा एक बार, बस सरसरी से पढ़ के गुजार दें। एक बात बतानी है आपको, नहीं नहीं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इस मसले की वजह से नहीं पढ़ा रहा है सवाल। हाँ जी, थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो वो चीज पढ़ ली होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां पर 5 मशीनें थी और छठी और ऐड हो रही थी, तो छठी का नए का डाटा बताया हुआ था और 5 मशीनों के हमने यहां टोटल खर्चे लिख दिए। अगर इस सवाल में यह कहा होता कि ये छठी मशीन आ तो रही है लेकिन इन 5 में से एक बेचेंगे, उसकी जगह ये आएगी, यानी 5 में से एक निकाल के और उसी की जगह एक और आएगी, तो उस नई मशीन के खर्चे तो हम ऐसे ही लिखते। ये अब क्या करते, ये 5 के थे, इसको हम 4 के बनाते, 4/5, क्योंकि अब ये 5 और नई थोड़ी होगी, पुरानी में से 4 रह जाएंगी, तो इसको फिर हम 4/5 करके 4 के खर्चे बनाते और नए के खर्चे ऐसे देखते। ये फर्क पड़ता सवाल में। अभी इस वक्त डिपार्टमेंट में पहले कितनी मशीनें हैं, कैसे पता? अगर आप इस पहले ही टेबल पे गौर करेंगे ना, तो मशीन आर 7500 है और ब्रैकेट में क्या लिखा है 2500 पर मशीन, तो 3 मशीनें हैं। और उससे अगले पैराग्राफ में लिखा है कि एक मशीन बेच के एक नई मशीन ले आएंगे, तो उस नई मशीन की लिस्ट तो ऐसे ही होगी, लेकिन जब आप ये वाली फिगर निकाल लेंगे तो ये होगी 3 की, इसको फिर 2/3 करना पड़ेगा। ठीक है, चलें, ये सवाल होमवर्क है आपका, ये करके आना यार। ठीक है, अल्लाह हाफिज।